नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे होंगे। इन दिनों आपने अखबार में एक खबर पढ़ी होगी कि अलवर स्थित सिलीसैड झील को राजस्थान की 5वीं रामसर साइट घोषित किया और भारत की 95। हालांकि भारत में अब 96 हो गई है। तो सिलीसैड झील के बाद यह शब्द चर्चा में आया और इससे पहले जून के अंदर आपके मैनार और खींचन गांव 2 और रामसर वेटलैंड घोषित किए गए थे। तब ये और चर्चा में आया था एक बार। तो तय बात है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। ये प्रश्न 2 टॉपिक में कवर होता है। एक वन्यजीव संरक्षण जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और राजस्थान की झीलें या जो आपके पर्यावरण संरक्षण जब पूछते हैं झीलें वगैरह, या तब भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज हम इस सत्र में बात करेंगे कि रामसर वेटलैंड एरिया क्या होते हैं, इनको किस तरह से घोषित किया जाता है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इनको रामसर साइट ही क्यों कहते हैं, और भारत के कौन से राज्यों में रामसर साइट नहीं है और कौन से राज्यों में है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे सुदूर पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, बड़ा छोटा, जो एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो प्लस कंसेप्ट के साथ में हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हमारे सामने सीधा सीधा शब्द आता है पहला ही कि रामसर साइट। अब आप मुझे कह सकते हो सर ये रामसर साइट होती क्या है। बेसिकली रामसर एक शहर है जो कि ईरान देश में आया हुआ है। मध्य एशिया में नीचे जाते हैं तो ईरान देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। आपने सुन रखी है, आपने पढ़ रखी है। और रामसर किस देश के अंदर आता है? ईरान में आता है। रामसर के अंदर दुनिया में पहली बार, है ना, वेटलैंड एरिया जो होते हैं, आर्द्रभूमि क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ ठीक ठाक बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपके वनस्पति जात और जंतु जात की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हो, और साथ में वहां पे आपके जलीय क्षेत्र भी हो। बेसिकली जलीय क्षेत्र, आप कोई भी नेशनल पार्क में जाओगे तो जलीय क्षेत्र होता ही है। जीव जंतुओं के पीने के लिए पानी वहां पे रहता ही है। कई सारे तालाब होते हैं, सरोवर होते हैं, और छोटी मोटी नहरें, झीलें, सारा चीजें होती हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहां पे बायोडाइवर्सिटी हो, वनस्पति जात हो, जंतु जात हो, प्लस जलीय क्षेत्र हो, तो उसको हम है वो आर्द्रभूमि क्षेत्र कहते हैं। क्लियर बात है। तो इन क्षेत्रों के संरक्षण की बात होने लगी थी। संरक्षण इसलिए जरूरी था कि ये जितने भी जलीय क्षेत्र है ये आसपास की बायोडाइवर्सिटी के लिए, उनके जीने के लिए, उनके अस्तित्व में रहने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर वो जलीय क्षेत्र समाप्त हो गया तो उस पर निर्भर जितने भी जीव जंतु है वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, वो वहां से पलायन कर जाते हैं, और देखते ही देखते ठीक ठाक एक बायोडाइवर्सिटी का एरिया जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए इनके संरक्षण की जबरदस्त आवश्यकता महसूस की जाने लगी। क्योंकि देखो, जीव जंतुओं को तो हम संरक्षण करते आ रहे थे, लेकिन जीव जंतु जिन पे डिपेंड है, अगर आप उनका भी संरक्षण करते हैं तो जीव जंतुओं का संरक्षण बहुत आसानी से हो जाता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सबसे पहले 2 फरवरी 1971, कब? 2 फरवरी 1971 के अंदर ईरान के एक शहर रामसर के अंदर वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर पहली समिट आयोजित हुई गई। और इसी वजह से, उसी की स्मृति में जितने भी वेटलैंड एरिया है उन सबको हम क्या कहते हैं? हम रामसर एरिया भी कहते हैं। और फिर जो 9 क्राइटेरिया है, आगे मैं बताऊंगा इस पे, कि किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने के लिए 9 क्राइटेरिया होते हैं। और किसी ने 9 क्राइटेरिया में कोई आता है तो उस वेटलैंड को हम रामसर साइट घोषित कर देते हैं। वो वेटलैंड साइट हो जाती है। क्योंकि देखो, वेटलैंड क्षेत्र तो भारत में खूब है। अब आप सोचिए कि आज से 5-7 साल पहले, मतलब आप 5-7 छोड़ो, 2024 में भी जाओगे तो राजस्थान में उस समय 2 वेटलैंड एरिया थे। अब तो बढ़ गए। तो 2 रामसर साइट थी। वेटलैंड एरिया तो बहुत सारे थे। आज रामसर साइट 5 हो गई है। वेटलैंड एरिया राजस्थान में अब भी बहुत है। आगे धीरे धीरे कई वेटलैंड एरिया धीरे धीरे रामसर साइट घोषित कर दी जाएगी। तो जो 9 क्राइटेरिया है उनके बेस पे किसी भी वेटलैंड एरिया को रामसर साइट घोषित किया जा सकता है। हाँ, हर रामसर साइट वेटलैंड एरिया है, बट हर वेटलैंड एरिया रामसर साइट नहीं।
इस बात का ख्याल रखना है। क्योंकि जैसे अभी भारत में 96 है, आज से 5-6 साल पहले भारत में 28-30 थे रामसर साइट, फिर रामसर साइट के अंदर 50-60 और जोड़ दिए गए। तो जितनी भी रामसर साइट है वो सारी वेटलैंड एरिया है, बट जितने भी वेटलैंड एरिया वो रामसर साइट नहीं है, वो धीरे धीरे रामसर साइट के पैरामीटर्स में जो 9 क्राइटेरिया उसमें आएगी तो उसको रामसर साइट घोषित कर दिया जाएगा। तो 2 फरवरी 1971 को पहली बार जितने भी आपके वेटलैंड एरिया थे, आर्द्र भूमि क्षेत्र जिसे हम नम भूमि क्षेत्र भी कहते हैं, उनके संरक्षण के लिए सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कारण हम आज भी 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय आपके क्या आर्द्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस सन 1971 के अंदर पहली बार सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन के बाद दुनिया भर में वेटलैंड एरिया की पहचान की जाने लगी, और उनमें से जो 9 क्राइटेरिया में आ रहा था उनको रामसर साइट का दर्जा दिया जाने लगा था। तो रामसर साइट 2 फरवरी। रामसर ईरान देश का एक शहर है। अब आगे देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस है 2 फरवरी को। सम्मेलन का नाम था कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज रामसर कन्वेंशन रामसर ईरान। यहाँ पे ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, और विश्व में पहली बार जैव विविधता संरक्षण हेतु रामसर में 1971 के अंदर ऐसा सम्मेलन किया गया था। इस वजह से आर्द्र भूमि क्षेत्रों को कई बार रामसर क्षेत्र भी कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कोई भी आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर साइट तभी घोषित होगी जब वो 9 क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया को पार करेगी। आगे देखते हैं हम रामसर समझौता जो है। अब रामसर का जो 2 फरवरी 1971 का पूरा जो एक सम्मेलन हुआ, उसमें एक घोषणा पत्र तय किया गया, और यह घोषणा पत्र आपके रामसर घोषणा पत्र कहलाता है, जिसे 1975 में लागू किया गया। तो आपसे पूछे कि रामसर समझौता दुनिया में लागू कब हुआ था? 1975 में। अब जैसे ही अब समझौता लागू हुआ तो उसके बाद क्या परिवर्तन आए? उसके बाद ये परिवर्तन आए कि जितने भी आर्द्र भूमि क्षेत्र है उनकी डेफिनेशन तय की गई कि किन किन को हम आर्द्र भूमि माने, प्लस उनकी इंपॉर्टेंस तय किए गए, महत्व क्या है इसके ये तय किए गए। साथ में ये कहा गया कि इनका संरक्षण कैसे किया जाए। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो थी, ये सारी की सारी जो बातें थी, ये इस घोषणा पत्र में रखी गई। और 1975 के बाद जैसे ही इसको लागू किया घोषणा पत्र को, तो दुनिया भर में रामसर क्षेत्र आर्द्र भूमि क्षेत्रों की पहचान की जाने का काम शुरू किया गया। पहचान के क्रम में आप देखो, ये जैसे कोई क्षेत्र है, अब आप देखिए इसमें बहुत सारे ये पर्वत है, ये बहुत सारे जीव जंतु है, वनस्पति है, और बीच में पानी भी है। तो ये जलीय क्षेत्र तो होता ही है। देखो, हर बायोडाइवर्सिटी एरिया के पास में जलीय क्षेत्र तो होते ही है। अब देखो, आर्द्र भूमि क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। आर्द्र भूमि वो होती है, अब आर्द्र भूमि जल में नहीं होती, जल के तटों पे हो सकती है, तो भूमि पे ही होती है। ये वह जलीय क्षेत्र, समुद्र को छोड़कर स्थल खंड पे, समुद्र के अंदर की बात नहीं है। ये धरातलीय जैव विविधता संरक्षण है, जो वर्ष के अधिकांश समय तक जल से आबद्ध रहे और वहां पे वनस्पति, जंतु जात वगैरह पर्याप्त मात्रा में हो। अब रामसर साइट, अगर किसी भी वेटलैंड एरिया को रामसर साइट का दर्जा देना है, अभी तक भारत में कितने वेटलैंड एरिया को रामसर साइट का दर्जा दिया है? तो आप कहोगे सर 96। इसमें से राजस्थान में कितने हैं? तो हम कहेंगे 5। ठीक है, चाहे सांबर हो, केवलादेव हो गया, मैनार खींचन हो गया, और अब सिलीसेट। तो राजस्थान की जितनी भी आर्द्र भूमि क्षेत्र है उनमें से टोटल 5 को ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, और भारत की जितनी भी आर्द्र भूमि क्षेत्र उनमें से 96 को आपने रामसर साइट का दर्जा दिया है। अब मुझे आप ये पूछ सकते हो कि सर रामसर साइट के अंदर दर्जा देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? तो टोटल 9 क्राइटेरिया होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। 9 में से कोई भी एक कोई प्राप्त कर लेता तो उसको रामसर साइट बना दिया जाता है। जैसे अब कुल 9 मापदंड है। इसका सीधा सीधा पहला यही प्रश्न आता है कि रामसर साइट को आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर साइट बनाने के लिए कितने मानक हैं? तो आप कहोगे 9 मानक है। जैसे मैं इन 9 मानकों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। ग्रुप ए, जिसमें एक पहला क्राइटेरिया शामिल है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि ऐसा कोई भी आर्द्र भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होती है तो मैंने बता ही दिया, अपने
जैव भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक या लगभग प्राकृतिक प्रतिनिधि दुर्लभ विशिष्ट आर्द्र भूमि का उदाहरण है। मतलब ऐसा है कि एक ऐसी रेयर प्रजातियां वहां पे पाई जाती है, दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हो। तो अपने आप में अगर कोई रेयर हो या यूनिक हो कोई, तो ऐसे क्षेत्र सीधे सीधे ही आपके रामसर साइट घोषित हो जाते हैं। तो इसमें आपके फिर हमने देखा था जैसे केवलादेव है, सांबर है, ये विशिष्ट थे वहां पे, तो शुरुआत में इनको कर दिया। फिर आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपके 8 क्राइटेरिया और है। जैसे ग्रुप बी में विशिष्ट के अलावा सारे आ जाते हैं। ग्रुप बी के अंदर जो दूसरा क्राइटेरिया, पहला तो ऊपर चला गया, जो दूसरा क्राइटेरिया है वो आपके जितने भी ऐसे ही आर्द्र भूमियां जहां जिस पे संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं या बहुत ही क्रिटिकली एंजर्ड प्रजातियां रहती है, तो उसको आपके रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। या फिर आपके यदि कोई आर्द्र भूमि किसी विशेष जैव भौगोलिक क्षेत्र को जैविकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पौधों और जानवरों की आबादी को सहारा दे रही है, मतलब जहाँ पे ऐसे एंडेंजर्ड तो नहीं है लेकिन बहुत अधिक संख्या में अगर कहीं पे अगर जीव जंतु है, वनस्पति है, तब भी उसको रामसर साइट बनाया जा सकता है। या फिर यदि कोई आर्द्र भूमि जीवन चक्र के महत्वपूर्ण चरण में बहुत ही विपरीत स्थितियों से गुजरती है और पौधों और जानवरों को संरक्षण दे रही है, तो उसको भी रामसर साइट बना दिया जाता है। यदि कोई आर्द्र भूमि नियमित रूप से 20,000 या उससे अधिक जल पक्षियों को सहारा देती है, केवलादेव सहारा देती है, तो 5 कैटेगरी क्राइटेरिया 5 के तहत उसको रामसर क्षेत्र बना दिया जाता है। यदि कोई आर्द्र भूमि किसी एक जल पक्षी प्रजाति या उप प्रजाति की कुल वैश्विक जनसंख्या का 1% नियमित रूप से समर्थन करती है, तो उसको रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। यदि कोई आर्द्र भूमि स्वदेशी मछली प्रजातियों या उनके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई है, तो उसको बना दिया जाता है रामसर साइट। यदि कोई आर्द्र भूमि मछलियों के लिए भोजन स्थल, प्रजनन स्थल, नर्सरी, प्रवासी मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण है, तो उसको रामसर साइट बना दिया जाता है। और यदि कोई आर्द्र भूमि पर निर्भर किसी एक गैर पक्षी प्रजाति जैसे मछली हो सकता है, उभयचर हो सकता है, सरीसृप सर्पेंटाइल जो अपन कहते हैं सांप वगैरह की कुल जनसंख्या का कम से कम 1% नियमित रूप से समर्थन करती है, तो उस आर्द्र भूमि क्षेत्र को भी रामसर साइट का दर्जा दे दिया जाता है। देखो यूपीएससी या आरपीएससी मेंस वगैरह की, आरएएस मेंस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको 9 क्राइटेरिया में से कुछ कुछ याद होने चाहिए। अगर आप व्याख्याता वगैरह प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तब भी याद होना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत ही आरएमएसबी के पेपर तक प्रयास कर रहे हैं तो आपको 9 संख्या याद करोगे तब भी आपका मैनेजमेंट है वो बैठ जाता है। यूपीएससी तो सीधा प्रश्न करती है इसमें। तो इन 9 क्राइटेरिया को अगर कोई आर्द्र भूमि 9 में से एक भी क्राइटेरिया कर रही है, तो फिर उसको किस घोषित कर दिया जाता है? रामसर साइट। रामसर साइट घोषित होने के बाद क्या होगा, फिर क्या थोड़ा सा उसका संरक्षण बढ़ जाता है। फिर गवर्नमेंट उसको फंड भी देती है, गवर्नमेंट उसका ध्यान भी रखती है, गवर्नमेंट ऐसे प्रयास करती है कि उसको कहीं पे भी क्षति नहीं हो। ठीक है, इस चीज का स्पेशली ध्यान रखा जाता है। भारत ने रामसर साइट जो समझौता हुआ, इस पे हस्ताक्षर 75 में नहीं किए थे, बल्कि 2 फरवरी 1982 में किए थे। इंदिरा गांधी की सरकार थी और 2 फरवरी 1982 को भारत ने रामसर समझौते पे हस्ताक्षर किए थे और भारत ने ये प्रतिबद्धता जाहिर की थी कि हम भी अब आगे रामसर साइट घोषित करेंगे और उनके संरक्षण के प्रयास करेंगे। अब गौरतलब इस बात का भी है कि 1982 के अंदर 2 फरवरी को, 2 फरवरी के सम्मेलन था और 2 फरवरी को भारत सरकार ने साइन किए थे 1982 में। लेकिन इससे पहले ही भारत सरकार ने आपके 2 रामसर क्षेत्र घोषित कर दिए थे। समझौता बाद में हुआ क्योंकि बीच में कुछ राजनीतिक अस्थिरता रही थी, तो उसके बाद समझौता हुआ है ऑफिशियली। लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे थे जिसमें आपको मैं बताऊं, चिल्का झील उड़ीसा, ये दिसंबर 1981, देखो समझौता कब हुआ? 82 में, फरवरी 82 में, लेकिन दिसंबर 1981 में चिल्का झील और साथ में केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया था। ये भारत ने रामसर समझौते के हस्ताक्षर से पहले कर दिया था। ठीक है, भारत सरकार ने इन दोनों के संरक्षण की बात पहले शुरू कर दी थी 1975 के नियमों के अनुसार ही। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन की प्रोसेस के अंदर में चरण में सिग्नेचर बाद में किए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर 1982 में किए थे, लेकिन उससे पहले 2 साइट कौन सी बना दी थी रामसर क्षेत्र, तब आप कहोगे एक चिल्का झील जो उड़ीसा में है और भरतपुर में हमारा केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य।
उसके बाद देखते हैं विश्व में फिर पहली बार जो साइट बनी वो 74 में बना दी गई थी, और वो साइट कौन सी थी? कोबर्ग प्रायद्वीप था, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया हुआ। ये पहली रामसर साइट बना दी गई थी। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो 2019 के अंदर सुंदरवन बनाई थी, जो कि बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन यहाँ पे डेल्टा है गंगा यमुना नदियों का। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरवन के पास में हाथी रिजर्व भी है। सुंदरवन मैग्रोव वनों के लिए भी जाना जाता है। ये मैग्रोव का ही सुंदरी प्रजाति जिससे ही सुंदरवन बने हुए हैं। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हो। सुंदरवन के टाइगर बड़े फेमस हैं। ये भारत का सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल के आधार पे और जैव विविधता के आधार पे भी कौन सा है? आपके सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जिसको हमने रामसर साइट का दर्जा दिया था। भारत की सबसे बड़ी साइट है, 2019 में इसको दर्जा दिया गया था। अगर छोटी साइट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की जो रेणुका झील है, उसको आर्द्रभूमि को सबसे छोटी रामसर साइट है, जिसका क्षेत्रफल बहुत कम है, लगभग 0.2 किलोमीटर ही है, हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर। तो 2005 में इसको घोषित किया था। ये रेणुका झील है पूरी यहाँ पे। तो ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है, टोटल 96 में से। अगर मैं भारत की रामसर साइट को बताऊं तो नॉर्थ सबसे उत्तर में आ जाती है वलर झील, सबसे पश्चिम में आ जाती है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात, पूर्व में आ जाती है लोकटाक झील मणिपुर। लोकटाक झील पूर्वोत्तर की एक मीठे पानी की झील है, इसको यहाँ की जीवनदायिनी झील भी कहा जाता है। और दक्षिण में आपके सुचिंद्रम थैरूर पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स है वेटलैंड का। ये भी कई बार ध्यान रखने की बात आ जाती है। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं दिसंबर 2025 तक जिसमें कोई वेटलैंड साइट नहीं है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और तेलंगाना, मतलब 3 उत्तर पूर्व के, एक साउथ का ऐसा स्टेट है जहां पर कोई वेटलैंड एरिया नहीं है। इसके अलावा भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश में केवल 2 यूटी है वो रामसर साइट के हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर लेह में चले जाते हैं आपके। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी वेटलैंड के संरक्षण के प्रयास किए। राजस्थान सरकार ने आपके 27 नवंबर 2019 को एक राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 20 सदस्य होते हैं। और इसकी अगर मैं अध्यक्षता की बात करूं तो वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये इसका लोगो है यहाँ पे। इसका उद्देश्य साफ है, राजस्थान के अंदर जो भी आर्द्रभूमि क्षेत्र है उनका संरक्षण करना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इसके लिए क्या कर रहा है। इसके बाद देखें तो एक शब्द आता है इसमें, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स शहर है जहाँ पे ईरान का जो सम्मेलन हुआ था, इसके ही यूं कहिए कि इसी के रिव्यू करने के लिए इसने कितनी प्रोग्रेस करी है, इस हेतु मॉन्ट्रेक्स में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यहाँ पे एक ऐसी सूची बनाई गई जिसमें कहा गया कि वे सारे रामसर साइट, जो रामसर साइट तो है लेकिन साथ ही मानवीय हस्तक्षेप के कारण वहां पे संकट बढ़ गया है, और अगर इसी तरह से ह्यूमन इंटरफेस चलता रहेगा तो धीरे धीरे ये रामसर साइट समाप्त भी हो सकती है, वो क्षेत्र खत्म हो सकता है। तो ऐसे जबरदस्त संकटग्रस्त जो रामसर साइट थी उनके लिए इस मॉन्ट्रेक्स में अलग से रिकॉर्ड बनाया गया ताकि उनके ऊपर प्रयास किए जाए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में किसी भी रामसर साइट का आना ये एक संकेत होता है कि रामसर साइट खतरे में है। ये अपने आप में ठीक संकेत नहीं होता। तो 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड बनाया गया, और इस रिकॉर्ड के अंदर 1990 की बात है, राजस्थान की 2 साइट शामिल की गई। भारत की अभी पहले 3 थी, अब 2 है यहाँ पे। एक है हमारा राजस्थान के अंदर केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आज भी है। और दूसरा लोकटाक झील मणिपुर। 2002 में चिल्का झील को यहाँ से हटा दिया गया था क्योंकि उसने अपने आप को वापस थोड़ा सा ठीक कर लिया था। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होने का साफ मतलब है कि हम इन क्षेत्रों को बर्बाद करने जा रहे हैं। तो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होना कोई अच्छा संकेत नहीं है, ये बुरा संकेत माना जाता है। अगर आप इसकी उद्देश्य देखोगे तो क्या है, मानवीय हस्तक्षेप है, प्रदूषण है, तकनीकी विज्ञान के कारण आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में बदलाव आया है,
या आ रहा है, आने की संभावना, जिससे तत्काल संरक्षण की जरूरत है, ऐसे को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं। छोटी परीक्षाओं में प्रश्न आता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है, तब आप कहोगे कि ये रामसर साइट अथवा आर्द्रभूमि क्षेत्रों के संरक्षण से है, और 1990 का है कंसेप्ट, और राजस्थान का केवलादेव अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब आगे देखोगे तो वर्ष 2025 की अगर हम बात करें तो इस साल 11 रामसर साइट घोषित की गई, तो दिसंबर तक देश में कुल कितनी हो गई, 96 हो गई। इन 11 में से राजस्थान की बात करें तो आपके फलोदी के खींचन में, सिलीसेड झील अलवर, मैनार उदयपुर, ये 3 क्षेत्र ऐसे राजस्थान के जो रामसर साइट बनाए गए, और किसी न किसी 9 में से एक आध क्राइटेरिया को पार कर रहे हैं। हो सकता है एक से अधिक करें। कोपरा जला से छत्तीसगढ़, गोकुल जला से बिहार, उद्वा झील झारखंड, और खेचोपलरी सिक्किम, थेरथंगल अभ्यारण्य तमिलनाडु, सक्करकोटा अभ्यारण्य तमिलनाडु, गोगबिल झील बिहार और उदयपुर झील बिहार। ध्यान रखना, और तमिलनाडु में आज भी भारत के सबसे अधिक रामसर साइट वहां पे है, क्योंकि दक्षिण में जैव विविधताएं बहुत है वहां पे, और पानी का क्षेत्र भी काफी है। तो भारत में अगर आपसे पूछे दिसंबर 25 तक कुल कितनी रामसर साइट है, तो 96 है। अब तो दिसंबर चला गया, अब अपना जनवरी चल रहा है 2026 का, तो आज तक की बात है, ये 96 है। और 25 में टोटल 11 रामसर साइट बनी, जिसमें से 3 रामसर साइट है वो कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान के अंदर टोटल कितनी होगी, ये 3 + 2 5 होगी, जिसमें अगर आप बात करोगे सबसे पहले बनाया गया था केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को। घना इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे पक्षियों का घनत्व अधिक है, और ये आपके आ जाता है यहाँ पे भरतपुर, इस जगह पे केवलादेव। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आता है सांबर झील 1990 में, ये डीडवाना, कूचामन, अजमेर, जयपुर के बीच में आ जाती है। उसके बाद में जून के अंदर 4 जून को 2 घोषणाएं करी थी, मैनार गांव उदयपुर और खींचन गांव फलोदी के अंदर 4 जून को घोषणाएं की, और 5 को इन्होंने 4 को आदेश आएंगे तो 5 को घोषणाएं हुई थी। तो ये 2 क्षेत्र शामिल किए, और सिलीसेड झील अलवर को 12 दिसंबर 2025 को इन्होंने राजस्थान की 5वीं और भारत की 96 भारत का कोई और है, इस हिसाब से इन्होंने टोटल 5 रामसर साइट वर्तमान में राजस्थान में है। अगर मैं एक के बारे में थोड़ा बताऊं तो सबसे पहले हम केवलादेव की बात करते हैं। 1981 में इसको रामसर साइट बनाया। इसको वन्यजीव अभ्यारण्य 1956 में बना दिया था। वन्यजीव अभ्यारण्य में थोड़ा सा संरक्षण की प्रोटेक्शन का लेवल थोड़ा कमजोर होता है। 1981 में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया था, और फिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसको 1985 में डाल दिया गया था। ये पक्षियों का स्वर्ग है, यहाँ पे साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, संरक्षित जीव है जो आप फोटो देख सकते हो। इसको रामसर साइट में 1981 में शामिल किया था। उसके बाद देखोगे सांबर झील, जो कि मुख्य रूप से जयपुर में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारी झील भी है, लवणता बहुत है यहाँ पे। इसमें खारी, खंडेला, मैथा, कई सारी नदियां इसमें पानी लगाती है। लगभग 550 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। राजहंस पाए जाते हैं, कई बार इसको गुलाबी झील भी कह सकते हो आप उसको। 1990 में दूसरी रामसर साइट बनी राजस्थान की। ये बालसन झील का एक उदाहरण है। बालसन झील क्या होता है, विभिन्न पहाड़ों के बीच में ढलानों में आई भी झील को हम बालसन झील कहते हैं, और ऐसी झीलें जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है उसको प्लाया कहते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो सांबर के अंदर अभी 27 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में सांबर महोत्सव भी चल रहा है। राजस्थान पर्यटन विभाग इसका आयोजन करता है। और अगर देखें खींचन गांव फलोदी, जो कि जून 25 में रामसर साइट में शामिल किया गया। खींचन कुर्जा पक्षी, जिसे डोमिशियल क्रेन कहते हैं, के लिए काफी फेमस इलाका है। ये फलोदी जिले में, फलोदी नया जिला बना है जो कि जोधपुर से अलग होकर बना है, और ये पक्षी प्रेमी स्थल माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुर्जा फेस्टिवल भी हुआ था 26-27 दिसंबर को, और आयोजक वही राजस्थान पर्यटन विभाग और फलोदी जिला प्रशासन था। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैनार गांव आता है उदयपुर में यहाँ पे, और यहाँ पर भी जून 25 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ये भी पक्षियों के लिए जाना जाता है। उसके बाद में आता है सिलीसेड झील अलवर। ये 12 दिसंबर 2025 को उसको रामसर साइट का दर्जा गया। सरिस्का की पहाड़ियों के बीच में अवस्थित राजस्थान का नंदन कानन भी इसको कहते हैं हम। यहाँ पे विनय पैलेस है, महाराजा विनय सिंह के द्वारा बनाया हुआ 6 मंजिला है यहाँ पे, और अंतर पर्वतीय इंटरकॉन्टिनेंटल झील भी है यहाँ पे, और प्राकृतिक झील है पूरी। तो सिलीसेड झील अलवर, इसमें ज्योग्राफी में हम काफी डिटेल से पढ़ते हैं सिलीसेड झील के बारे में, बट हाँ ध्यान रखना है कि ये सिलीसेड है और इसको वर्तमान में रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। अगर भारत के अन्य कुछ महत्वपूर्ण की बात करें
तो त्रिपुरा का रुद्र सागर, गोवा का नंदा, उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन, डिपोर बील जिसे अपन कहते हैं जहाँ पे डॉल्फिन पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश का कोलरू झील है, ये कई सारे, मणिपुर का लोकटक, मिजोरम का पाला, ये खेचवा पलरी है, झारखंड का उद्दवा, छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, ये 25 के हैं, हरियाणा का सुल्तानपुर भिंडावास, बंगाल का पूर्वी कलकत्ता, कुछ पहले की भी है, लद्दाख में सो मरीरी झील है, सो कर आदर भूमि है, ये सो मरीरी खारे पानी की झील है जहां तक मेरे दिमाग में है। फिर ये महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। भारत के सबसे अधिक आर्द्र भूमि आप काउंट कर सकते हो कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। इस तरह से पूरे भारत की आर्द्र भूमियां 96 आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो केवल राजस्थान की याद रखना बढ़िया तरीके से। और अगर यूपीएससी वगैरह दे रहे हैं तो आपने डेफिनेटली टाइगर रिजर्व पढ़े होंगे, तब भी इसमें से कोई इनको याद आता है। आपने वर्ल्ड ये जो बर्ड सेंचुरीज है ये पढ़ी होगी, तब भी इसमें से कोई इनको याद आते हैं। आपने हाथी रिजर्व पढ़े होंगे, तब भी इसमें से कोई इनको याद आता है। तो आपने कुछ जब पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ा होगा तो इनके नाम वैसे याद होते हैं सारे। आपको पता है 96 ना तो याद होते, ना याद किए जा सकते, ना करने चाहिए, ठीक है। तो ये था सारा। अगर ये जो पीडीएफ है ये अपने सक्सेस पॉइंट 12 के इस टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लेना, और यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नाम से भी ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी डेफिनेटली। और इसमें रामसर साइट के बारे में हमने 360 डिग्री जितनी भी अपन एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसका सारा अध्ययन किया। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी, अच्छी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।